देखिए पीआरसी के बारे में ओरिएंटेशन है जस्ट लाइक एक के सीए जो है क्वालिफिकेशन है और क्या स्कोप है सीए करने का। कौन कौन लोग करते हैं सीए, कौन कौन से बच्चे हैं जो कि एलिजिबल होते हैं सीए करने के। ड्यूरिंग द सीए कौन कौन सी चीज़ें जो कि हमें फेस आउट करनी है, पेपर्स किस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। क्लासेस किस तरीके से होती हैं, पढ़ाई किस तरीके से होती है, और इसके अलावा कि जब हम क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन हमें आपको पता है कि किसी न किसी से आपने सुना होगा कि आर्टिकल्स भी हमें करनी होती हैं, तो आर्टिकल्स के दौरान क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ों को हम आज की ओरिएंटेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके तो वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशंस। देखें, जब भी कोई एक बच्चा इंटरमीडिएट अपने पास कर लेता है तो इंटरमीडिएट करने के बाद उसके बाद दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ चला जाए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन से क्या मतलब है? एकेडमिक क्वालिफिकेशन से मतलब है कि वो किसी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले ले, या तो वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ आ जाए। अच्छा, याद रखिएगा कि अगर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने लिख के दिया हुआ है, किसी बच्चे को शौक हुआ मैं बीबीए कर लूँ और एमबीए कर लूँ। अच्छा, इस बात पे इत्तेफाक रखिएगा कि किसी बच्चे ने जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ भी जाता है तो कम से कम वो अपना मास्टर्स लाजमी कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। बैचलर्स करने के बाद मार्केट में आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, तो यू हैव टू कंप्लीटेड योर मास्टर्स, ठीक है ना, अगर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हैं। सर हम एक काम करते हैं, हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बीबीए को देखते हैं ठीक है भाई। सो बीबीए की ड्यूरेशन मैंने आपके सामने लिख के दी हुई है। बीबीए की ड्यूरेशन कितने साल की है बेटा? 4 सालों की है, ठीक है। इसके साथ साथ जब बीबीए कर लोगे तो फिर एमबीए भी करोगे, तो एमबीए की ड्यूरेशन कितने ईयर्स की है? 2 ईयर्स की है। तो टोटल आपको इंटरमीडिएट के बाद बीबीए और एमबीए करने में टोटल कितने साल लगेंगे बेटा? 6 साल लगेंगे, ऐसा ही है। इसका फिगर्स को अपने ध्यान में रखिएगा। ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है ना बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, तो प्लीज़ मुझसे ज़रा मैसेज करते रहिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग जो है वो अटेंटिवली ओरिएंटेशन देख रहे हो। तो भाई कुछ डिस्कशन ऐसी थी कि आपने बीबीए किया था 4 इयर्स का और इसके बाद आपने एमबीए किया था 2 इयर्स का, तो आपको टोटल ड्यूरेशन जो है वो 6 साल लगी थी, ठीक है। अब सब बात ये आती है कि टाइम तो चले इन्वेस्ट हो गया 6 साल, इसमें पैसे कितने खर्च होंगे? बगैर पैसों की पढ़ाई थोड़ी होती है। तो अगर आप आईबीए नाम का एक इदारा है, अगर आप उससे बीबीए करते हो तो बीबीए करने और एमबीए, बीबीए की कॉस्ट कोई पड़ेगी आपको 4 मिलियन, ठीक है। कोई 40-42 लाख रुपए आपको बीबीए करने की कॉस्ट लगेगी। इसके अलावा अगर आप एमबीए भी वहां से करते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2 मिलियन और 2.5 मिलियन। तो ऑलमोस्ट जो आईबीए से आप बीबीए और एमबीए करते हो तो वो कितने का पड़ रहा है आपको? 6 मिलियन। 6 मिलियन का मतलब होता है 60 लाख रुपए आपने 6 सालों में खर्च करने, ठीक है। कहना आसान है मुंह से भाई, 60 लाख रुपए बंदा देखे और उसको बोलो काउंट करो ना, तो थोड़ा कभी वो कुछ गिनेगा कभी कुछ काउंट करेगा, ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आईबीए नहीं जाते, थोड़ी सी हल्की यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं भाई, इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम इकरा यूनिवर्सिटी से बीबीए और एमबीए करते हैं तो बीबीए को अराउंड पड़ेगा 2 मिलियन तक का 4 साल का, और एमबीए आपको 1 मिलियन तक का अराउंड पड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि टोटल इकरा यूनिवर्सिटी से अगर आप बीबीए और एमबीए करते हैं तो आपको वो 3 मिलियन के करीब कॉस्ट होगी, ठीक है। व्हाट अबाउट द स्टार्टिंग सैलरी? अब मैंने एमबीए कर लिया, अब मुझे कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इकरा यूनिवर्सिटी से बीबीए और एमबीए करते हैं, क्योंकि जो आईबीए से करे हुए लोग हैं वो तो यहाँ जॉब करते ही नहीं ना, वो तो बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना। वैसे ही बहुत लिमिटेड लोग वहाँ जाते हैं जो एलीट क्लास के होते हैं, फिर वो यहाँ पे जॉब करते ही नहीं, वो सब लोग बाहर से मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो भाई अगर इकरा यूनिवर्सिटी से किसी ने बीबीए और एमबीए अपना किया है तो इकरा यूनिवर्सिटी से बीबीए एमबीए करने के बाद उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी लग रही है, अव्वल बात तो पहली तो ये है कि अगर जॉब मिले तो, ये तो की बात है। क्यों? क्योंकि जितनी भी आजकल जॉब एडवर्टाइजमेंट मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं उनके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन तो मेंशन होता है, साथ साथ मिनिमम टाइम एक्सपीरियंस ही मेंशन होता है कि 1 ईयर और 2 ईयर्स का हो। अब देखिए मुझे एक बात बताया ना, एक बच्चे ने फ्रेशली इंटरमीडिएट किया है
फिर 4 साल लगाया उसने बैचलर्स किया, 2 साल लगाया उसने मास्टर्स किया, इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो बिल्कुल ट्रैक पर चलता हुआ आ रहा है, कहीं उसने टाइम को मिस आउट तो नहीं किया। ठीक है, अब वो मार्केट में जब भी जॉब एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट वो अप्लाई करता है तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आए? घर में रहते हुए तो कोई उसको एक्सपीरियंस आएगा नहीं ना, फ्रेशली उठा नहीं रहे लोग। मिनिमम भी 1.5 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। चलो खैर, इस एक्सपीरियंस को हटा देते हैं और हमें कोई जॉब मिल जाती है तो स्टार्टिंग सैलरी MBA करने के बाद तो 45 to 55,000 रुपीज आपको मिल जाएगी पर मंथ। ओके, इसके अलावा ग्रोथ रेट भी होता है, जाहिर सी बात है भाई, हर साल सैलरी इंक्रीज होगी, कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करती है, सैलरी इंक्रीज होती है। तो एवरेज जो ग्रोथ रेट है मार्केट का वो 10 से 12% है। ये मैंने आपको बताया 10 से 12% ही, मैंने ज्यादा बोला है, 8% भी है, 6% भी है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है। ठीक है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे इदारे 6% इंक्रीमेंट देते हैं, 8% इंक्रीमेंट देते हैं, जो सीनियर लेवल मैनेजमेंट होती है उसको वो 10% 12% दे रहे होते हैं। इसके अलावा जो नीचे सारे एम्प्लॉइज होते हैं उन सबको 6-8% के ऊपर अल्लाह हाफिज कर देते हैं, वो बोलते हैं भाई इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एनीवेज, तो मुझे एक बात बताएं कि आपने 30 लाख रुपए खर्च करे थे इकरा यूनिवर्सिटी से MBA करने के बाद, टोटल कितने साल लगे थे बेटा आपके? 6 ईयर्स लगे थे। ठीक है ना, 30 लाख रुपए खर्च करे और पर मंथ सैलरी आपकी कितनी हो रही है? चलो 55 मैक्सिमम पे रखो, 55,000 रुपीज आपको मिल रहा है। एक साल बाद 12% इंक्रीमेंट लगा, कितना होता है 55 का 12% निकाले जल्दी से? सिक्स 6.6 है हाँ, 55,000 का 55,000 मल्टीप्लाई बाय बस 6,000 रुपए इंक्रीज हुए, तो क्या इंक्रीज हुए हैं भाई? तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा 6,000 रुपए इंक्रीज होने से। खैर सर, अगर हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ ना जाएं और अगर हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ चले जाएं, वैसे तो हमने सुना है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बहुत हार्ड होती है, बहुत लोग फेल होते हैं, जानबूझ के फेल किया जाता है, ये सब सिर्फ मिथ्स है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ बेकार की बात है। खैर एनीवेज सर, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस कौन कौन सी होती हैं बेटा? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर CA भी आता है, ACCA भी आता है, ICMA भी आता है, CFA भी आता है, बहुत सारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आती हैं। ठीक है, हम आज जानने बैठे हैं अबाउट CA। देखो मुझे एक बात बताओ, CA की जो टोटल ड्यूरेशन है वो कितनी है? मैंने लिख के दिए, देखो पढ़ सकते हैं आप लोग, कितने ईयर्स? बोलो भाई, 5.5 ईयर्स। MBA कितने साल में हो रहा था? 6 साल में। ये CA कितने साल में हो रहा है? चलो इसको भी 6 साल लगते हैं, ताकि टाइम के कंपैरिजन के लिहाज से दोनों क्वालिफिकेशंस के ऊपर इक्वल टाइम लगे कि भाई 6 साल यूनिवर्सिटी में भी लग रहे थे, 6 साल मुझे यहाँ भी लग रहे हैं। ओके, अब बात ये आती है कि सर टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? ये फुल एंड फाइनल इन्वेस्टमेंट है जो मैंने आपके सामने लिखी है। देखो सबसे पहले जब आप PRC के अंदर आओगे तो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ठीक है ना, अब रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल में शायद 20,000 के अराउंड हो गई है, मैंने 16,000 रुपीज लिखी हुई है, ये 20,000 के अराउंड हो गई है। ओके, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जब आपके पूरे CA के अंदर पहले तो 21 पेपर हुआ करते थे, लेकिन जैसे कि ICAP की नई एजुकेशन स्कीम आई है 2025 वाली, ठीक है ना, तो उसमें हुआ क्या है कि उन्होंने पेपर्स को रिड्यूस करके 18 पेपर्स अपने पास कर दिए हैं। तो टोटल 18 पेपर्स की आपको जो ट्यूशन फीस आपने पे करनी है वो कितनी पे करनी है भाई? 3,60,000 रुपए। ठीक है ना, अच्छा रिमेंबर कि वो आपकी ऊपर 16,000 वाली फीस जो है वो 20,000 हो गई, उसको कैलकुलेट कर लो अपने पास, प्लस कर लो कि 20,000 वो ऐड कर लें और 3,60,000 रुपए ये भी आप ऐड करो। टोटल अब तक कितनी फीस लग गई भाई? है अरे भाई इसमें क्या है, 3 वो कैलकुलेट कर रहा बस भाई, इसमें कौन सा प्लस करना है, इसमें सीधा सीधा हो गया 3,80,000 रुपये होगा। एनीवेज भाई ये 18 पेपर्स पढ़ने की पढ़ तो लिया आपने 3,60,000 में, अब इसको एग्जाम भी दोगे भाई, एग्जामिनेशन फीस भी होती है, तो एग्जामिनेशन फीस के टोटल 18 पेपर्स के आपको कितने पैसे देने? 1,26,000 रुपये, इसको भी उसमें प्लस कर लो 3,80,000 रुपये के अंदर। ओके, अच्छा फिर इसके अलावा एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस होती है जो आपने हर साल ICAP को पे करनी है। तो टोटल 6 साल थे, तो किसी के पास 5.5 साल में होगा तो किसी ने 5 दफा पे करनी होगी, किसी ने 6 दफा पे करनी होगी, तो वो एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस कोई 5, 5.5, 6,000 के करीब होती है।
तो अगर आप 5,000 5 दफा पे करते हो तो टोटल एनुअल सब्सक्रिप्शन फी पूरे सीए के अंदर आपने कितनी पे करी? 30,000 रुपए। इनको सम अप करो तो कितना बनता है? 34 कैसे बने? 36 बनने चाहिए मेरे ख्याल में तो, क्योंकि वो 16,000 की जगह 20,000 कर दिए थे ना हमने, याद है ना? तो 532 की जगह ये बन गया 536। में बोलता चलो पूरा 5.5 लाख कर लो राउंड फिगर, ताकि जहन में रहे। टाइम कितना लगा था? 6 साल। ठीक है, पैसे कितने लगे भाई? ये मैंने पूरी फीस बताई है सीए की, मैं आपको बताऊं पूरी फीस है 5.5 लाख रुपए। इसमें 10 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें 10 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं है। पूरे सीए की फीस 5.5 लाख रुपए है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है भाई? अच्छा, टाइम के लिहाज से तो एमबीए भी 6 साल में हो रहा था और सीए को भी हमने बोला था 5.5 साल की जगह 6 साल कर लो। एमबीए करने में इकरा यूनिवर्सिटी से कितने पैसे लग रहे थे बेटा? 30 लाख रुपए। 6 मिलियन नहीं है भाई, 6 मिलियन तो वो आईबी से लग रहे थे ना। तो इकरा यूनिवर्सिटी से एमबीए करने में लग रहे थे 3 लाख रुपए, वो 30 लाख रुपए, 3 मिलियन। और टोटल सीए करने में कितने लग रहे हैं भाई? 5.5 लाख रुपए। कोई पैसों का कंपैरिजन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? भाई इतने में तो घर के 6 बच्चे सीए कर लेंगे, जितने में से इकरा में से एक एमबीए करेगा बच्चा। आ रही मेरी बात समझ में? तो कंपैरिजन अगर अमाउंट वाइज सोचो, इन्वेस्टमेंट वाइज सोचो तो बहुत लो है। ठीक है ना? अच्छा सर, फिर एक काम करते हैं, इसका रिटर्न भी उतना ही कम होगा। एमबीए करने के बाद तो 40-50 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही थी, या तो 20-25 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी मेरे ख्याल में जब सीए कर लेंगे, तो ऐसा ही होगा। पैसे भी इतने कम लग रहे हैं तो आओ देखो। अच्छा, एक बात को याद रखिएगा, टोटल 5.5 साल के अंदर आपने 3.5 साल की आर्टिकल्स भी करनी है, इसको याद में रखिएगा। अच्छा, आर्टिकल्स क्या है? कोई मेडिकल का बच्चा है? अच्छा देखो, मेडिकल में क्या होता है कि मेडिकल वालों को ये पढ़ाया जाता है उनको पास कि भाई जब आपने इंजेक्शन लगवाना हो, किसी की नस में इंजेक्शन लगवाना है, तो अगर यहाँ से नस नज़र नहीं आ रही तो वो एक छोटा सा बैंड मान के थोड़ा सा वो टाइट करते हैं, तो वो नस थोड़ी सी मोटी हो जाती है। नहीं होती तो वो 2-3 दफ़ा ऐसे भी टैप करते हैं, ऐसे भी करते हैं। तो पहले तो उसको बुक्स में पढ़ाया गया था ना कि बेटा पहले ऐसे करना, फिर ऐसे करना, यहाँ नहीं आया तो फिर यहाँ भी चेक करना, ऐसे ही है ना? फिर उसको क्या होता है, वो हाउस जॉब करवाई जाती है कि वो जो उसने पढ़ा है वो जाके एक्चुअल में देखी भी जाके कि वाकई ऐसे करने से नस बाहर आती है नहीं आती। आ रही है मेरी बात समझ में? तो कहने का मकसद क्या है कि जब तुम सीए के अंदर टैक्स के बारे में पढ़ लोगे कि टैक्स क्या होता है, ठीक है ना, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लोगे कि अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, ऑडिट के बारे में पढ़ लोगे कि ऑडिट किसको बोलते हैं, कैसे होता है, कैसे काम करते हैं ऑडिट के अंदर। तो मुझे एक बात बताइए, तो उन सारी चीज़ों को जब आप प्रैक्टिकली सीखते हो तो उसको बोलते हैं हम आर्टिकलशिप। ठीक है, जो काम पढ़ोगे वो जाके आर्टिकल्स में परफॉर्म करोगे कि हाँ यार मैं ऐसा पढ़ के आया था, देखो काम भी ऐसे हो रहा है। ओके, तो 3.5 साल की जो आर्टिकल्स है ना, ये पेड है। पेड का मतलब क्या होता है? पैसे मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है भाई, तो आर्टिकल्स के लिए अब क्या होता है, अब 2 जगह आर्टिकल्स होती है। पहले मेरे टाइम में तो सिर्फ फर्म में आर्टिकल्स होती थी, इंडस्ट्री में आर्टिकल्स नहीं होती थी। अभी आईकेएम ने रिसेंटली इंडस्ट्री के अंदर भी आर्टिकल्स ओपन कर दिए हैं। अगर फर्म आप जाते हो तो देखो आर्टिकल्स में होता ये है कि फर्म के अंदर आप जब कैफ क्वालिफाइड हो जाते हो, पहला लेवल आपका पीआरसी है, ठीक है, फिर आपके कैफ है सेकंड लेवल, फिर कैफ के बाद आपने 3.5 साल की अपनी आर्टिकल्स करनी होती है। ठीक है ना, स्टार्टिंग से नहीं करते, कैफ के बाद करते हैं, सेकंड लेवल के बाद करते हैं। तो रिमेनिंग C5 के जो पेपर्स हैं सीए फाइनल्स के, वो और आर्टिकल्स आपने साथ साथ करनी है। ठीक है भाई, तो आर्टिकल्स के दौरान आपको क्या होता है कि जब आप फ्रेशली कैफ क्वालिफाइड होते हो और जब आप आर्टिकल्स के लिए जाते हो तो आपको 25,000 रुपीज स्टाइपेंड मिलती है। कितने मिलते हैं? 25,000 रुपए स्टाइपेंड। स्टाइपेंड का मतलब होता है ये काम सीखने के पैसे हैं, ये जॉब के पैसे नहीं है। अभी तो हम काम सीख रहे हैं ना वहां जाके, या जॉब कर रहे हैं। ठीक है, सैलरी में क्या फर्क होता है कि सैलरी होती है जब आप जॉब करते हो तो काम वहां पे करते हो, कोई सिखाता नहीं है आपको, आप पहले से सीखे हुए आए हो कि भाई ये काम करना है। लोग बोलते सिर्फ ये करना है, कैसे करना है ये कोई नहीं बताता आपको। आर्टिकल में तो ये बताते हैं ना बेटा ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, तो काम सिखा भी रहे साथ साथ पैसे भी दे रहे हैं। तो आर्टिकल्स आप जब उससे करते हो फर्म से, तो जब कैफ क्वालिफाई होते हो तो 25,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगी। फिर जैसे जैसे आप अपने पेपर सीए फाइनल्स के निकालते रहोगे वैसे वैसे आपकी स्टाइपेंड क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। हमने एक काम किया कि हमने एक एवरेज स्टाइपेंड रख ली 40,000 रुपीज।
ठीक है। 3.5 से क्यों मल्टीप्लाई किया 3.5 से, क्योंकि 3.5 साल मिलनी है, ठीक है ना। और फिर 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हर साल मिलनी है। तो अगर 40,000 को 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो टोटल 3.5 साल में आपने पैसे कितने कमाए, 16,80,000 रुपए। मुझे एक बात बताओ, आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी पूरे सीए के अंदर, 5.5 लाख रुपए करीब कही थी। स्टाइपेंड से कितने पैसे कमाए आपने, 16,80,000 रुपये, मतलब थोड़ा 17 लाख रुपए के करीब आपने कमा लिए। कि अपनी जो आपने फीस लगाई थी वो आपने रीइंबर्स कर ली वापस या नहीं करी। हाँ सर 5.5 लाख रुपए लगाए थे, वो तो मेरे कवर होगा, ओवर एंड अबव भी हमने अर्न कर लिए, ठीक है ना। सर अगर हम एक काम करते हैं कि हम अगर फर्म नहीं जाएं, हम इंडस्ट्री जाएं आर्टिकल्स करने के लिए, तो क्या होगा। तो देखो इंडस्ट्री के अंदर ना डिफरेंट रेट्स हैं। कोई इंडस्ट्री जो है वो 35,000 भी देती है, कोई 40,000 भी देती है, कोई 50। इनफैक्ट यूनिलीवर जो है वो 71,000 रुपीज देती है, पता है आपको। इतनी तो लोगों की सैलरी भी नहीं हो रही, 55,000 मिल रहे थे एमबीए वाले को। यूनिलीवर जो सीए के आर्टिकल्स करने उनके पास जाएगा वो 71,000 रुपीज पे कर रहे हैं। खैर हमने एक एवरेज स्टाइपेंड लगा ली 50,000 रुपए, हमने कहा 50,000 को पकड़ के चलते हैं, तो वही 3.5 साल तक मिलेंगे, 12 महीने मिलेंगे। तो टोटल आपकी जो इंडस्ट्री से पैसे आप कमा लोगे वो क्या होंगे, 21 लाख रुपए। याद रहे अभी क्वालिफाई नहीं हो, क्वालिफाई चल रहे हैं, अभी सीए चल रहा है हमारा, उसी बीच आपकी अर्निंग भी शुरू हो गई है, ठीक है ना, ताकि आप थोड़ा सा खुद मुख्तार हो जाओगे, यार थोड़ा बर्डन घर वालों का आप कम कर सको, ठीक है ना। ये आर्टिकल्स का सिनेरियो इसी तरीके से है कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा बर्डनाइज नहीं करो उनको, ठीक है ना, अपनी फीस खुद ही निकाल लो, प्लस साथ साथ काम भी सीखते रहो, ताकि जब आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो आपके पास 3.5 साल का आर्टिकल्स का एक्सपीरियंस होगा। आप फ्रेशली क्वालिफाइड तो होगे, लेकिन वो एक्सपीरियंस जीरो वाला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई 3.5 साल का आर्टिकल्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास। याद है एमबीए वाला हुआ था 6 साल में क्वालिफाई, तो उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस कितना था, देखो मैंने पीछे लिख के दिया था, लास्ट लाइन में मैंने एमबीए वाले की वर्किंग एक्सपीरियंस लिख के दिया था, कितना था, नजर नहीं आ रहा होगा ना, इधर देखो ना, हाँ 0। क्यों, क्योंकि भाई वो तो क्वालिफाई हुआ है, बस अब एक्सपीरियंस छोड़िए उसके पास। लेकिन जैसे ही आप अपना सीए क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके पास आर्टिकल्स का 3.5 साल का एक्सपीरियंस होता है। क्या कंपैरिजन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो 5.5 लाख रुपए लगाए थे, उसने 30 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है। हमने ओवर द पीरियड ऑफ सीए हमने क्या किया, अपनी जो फीस लगाई थी, जो इन्वेस्टमेंट की थी, वो भी रीइंबर्स कर ली, ओवर एंड अबव भी पैसे कमा लिए, उसने नहीं कमाए। प्लस मैंने 3.5 साल का मेरे पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी है, उसके पास नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कंपैरिजन पॉइंट अपने ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वो क्वालिफाई हुआ था तो कितनी सैलरी लगी थी, हाँ ना, 45,000 50,000 रुपए लगी थी ना सैलरी उसकी। ग्रोथ रेट क्या था, 10% 12%। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो सैलरी है वो कितनी है, देखो मैंने लिखी है 2.25 लाख से 2.5 लाख, ठीक है ना। अब ये होता है कि बहुत से लोग होते हैं वो 2 लाख में भी जॉब कर रहे हैं, तो इट डिपेंड्स कि आप वहां पे जब जॉब एडवर्टाइजमेंट आप जा रहे हो तो एक इंडस्ट्री कैसी है, ठीक है ना। हर किसी की कैपेसिटी थोड़ी 2 लाख रुपए पे करने की, ठीक है ना। बड़ी इंडस्ट्री ज्यादा पे करती है, छोटी इंडस्ट्री कम पे करती है। और इट डिपेंड्स कि आप वहां पे नेगोशिएट किस तरीके से करते हो। बहुत से लोग होते हैं वो नेगोशिएशन के अंदर पैसे ज्यादा डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। वो एक फेसबुक के ऊपर मैं देख रहा था कि वो एक बंदा गया जॉब एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसने इंटरव्यू वगैरह दिया, बोला एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, बोला 1.5 लाख रुपए, बोला हम तो 50,000 रुपए देंगे, ठीक है सर कल से आ रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी नेगोशिएशन नहीं होनी, तो नेगोशिएट आप वहां पे करोगे तो आपको एक अच्छे पैसे मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी कितनी लगी भाई, 2.5 से वो 2.25 से 2.5 लाख रुपए आपकी सही लगी थी भाई। वहां पे तो 50,000 रुपए 45,000 रुपए मिल रहे थे, यहाँ तो फिर 2.25 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। अमाउंट वाइज कंपैरिजन देख रहे हैं, है ही नहीं कंपैरिजन यार। अच्छा वहां ग्रोथ रेट क्या था, 8%, 10%, सीनियर लेवल के ऊपर 12%। यहाँ पर ग्रोथ रेट इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो 15%, 16%, 18% तक है। आ रही है मेरी बात समझ में। एमबीए करने के बाद भी आपने एक जूनियर लेवल से स्टार्ट करना है, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस तो है ही नहीं आपने। लेकिन जैसे ही आप सीए क्वालिफाई कर लेते हो तो डायरेक्ट आप एक बॉस लेवल से शुरू करते हो, ठीक है। अच्छा ये वो सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, इसके अलावा मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो कि आपको अलग से मिलते हैं। मेडिकल है आपका, आपकी गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी के साथ साथ आपका फ्यूल है, गाड़ी भी कंपनी मेंटेनेंस कार है,
ठीक है, कहीं खुदा ना खास्ता कोई स्क्रैचेस वगैरह लग गए तो आपने उसको बेयर नहीं करना, वो कंपनी आपको रिपेयर करा के देगी, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये बेटा कि जब आपके पास हिम्मत हो, ठीक है, आपको ये समझ आता हो कि आपका अच्छा क्या है, आपका बुरा क्या है, ठीक है, और आप कैपेबल भी हो। भाई देखो एमबीए भी कोई मजाक मस्ती में थोड़ी जाके होगा कि मैं ऐसी हंसता खेलता गया एमबीए हो जाएगा। भाई वहाँ भी बच्चे फेल होते हैं, वहाँ भी लोग रो रहे होते हैं कि हमारे पेपर पास नहीं हो रहे, ठीक है ना। मेहनत करने वाला वहाँ भी पास होता है, जो मेहनत करेगा वो सीए भी क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपके पास एक एज हो और आपके पास हिम्मत भी हो, घर वाले खासतौर पर सपोर्ट करने वाले भी हों, तो मैं तो हमेशा बच्चे को मशवरा देता हूँ कि भाई सीए क्वालिफिकेशन लाजमी करो। देखो मैंने एक ऐसे एवरेज घराने वाले बच्चों को देखा है ना सीए करते हुए, जो क्वालिफाई भी हैं आज, आप यकीन नहीं करेंगे उनके पास इंस्टॉलमेंट्स में उन्होंने फीस पे करी। बहुत से लोग होते ना यार वन गो में फीस पे कर दिया, भाई 20,000 रुपये पर पेपर फीस, ठीक है ना। अब पीआरसी की जो फीस है वो उसमें 70,000 रुपीज़ देने, बहुत से पेरेंट्स होते हैं बोले ये लो 70,000 रुपये, कोई मसला नहीं है। बहुत से पेरेंट्स होते हैं नहीं भाई हमें 3 इंस्टॉलमेंट्स करके दो या हम 2 इंस्टॉलमेंट्स करके दो, हम बेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसी फैमिलीज के बच्चे भी आज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है ना। तो एक बात को याद रखें कि सीए करने के साथ साथ ना आपका एक मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होती है और फिर आगे की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाती हैं। अच्छा जैसे ही आप सीए क्वालिफाई कर ले तो चलो ये तो पाकिस्तान का मैंने आपको बताया, मैं आपको कुछ जॉब एडवर्टाइजमेंट भी दिखाता हूँ कि सीए करने के बाद होता क्या क्या है, ठीक है ना। अच्छा ये पीआरसी के आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, एक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में 3 टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, एक मैं हूँ और मेरे साथ 2 टीचर्स और हैं। क्यूएम पीआरसी 2 जो है सोलली मैं ही पढ़ाता हूँ, और इकोनॉमिक्स और बिजनेस वाला जो एरिया है मोस्टली तो 90% तो मैं जैना भी पढ़ाती हैं, सिर्फ 10% एरिया जो है वो सर तारिक और सर इमरान अरशद पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास जो है वो कैफ की फैकल्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह एसटीडी सॉल्यूशंस के अंदर हर एक टीचर जो है ना, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि देखो एक बात को याद रखना, सब्जेक्ट नॉलेज होना अलग बात है और टीचर होना अलग बात है, ठीक है ना। ये 2 डिफरेंट तरीके हैं। मिसाल के तौर पे टीचर वो बंदा है जिसके पास क्यों का जवाब है, ठीक है ना। अब भाई मिसाल के तौर के ऊपर सप्लाई कर्व तो मैं भी बता सकता हूँ कि भाई सप्लाई का ऐसा ग्राफ बनता है या डिमांड का ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन आप मुझसे पूछोगे क्यों बनता है ऐसे, मुझे क्या पता क्यों बनता है भाई। तो उसको क्यों का जवाब देने के लिए हमने रखी है, इनसे ही पूछना सारे क्यों का जवाब क्या है, ठीक है ना। एक्सपेंशन इस तरफ बनता है, कॉन्ट्रैक्शन इस तरफ बनता है, वो मैं तो बता तो दूंगा भाई इस तरीके से होता है, लेकिन वो क्यों होता है ऐसे वो तो मैं जना ही बताएंगे ना, उनके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही है। आनी मेरी बात समझ में। अब भाई टैक्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ, टैक्स के अंदर अगर कंपनी आपको गाड़ी देती है और गाड़ी जो है वो सोलली घर के लिए, तो 10% टैक्स रेट लगना है, बता दिया मैंने। ये 10% सर तारिक भी बताएंगे जो आपको टैक्स पढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन क्यों लगता है 10%, इसका जवाब मेरे पास नहीं है भाई, इसका जवाब वही देंगे क्योंकि वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हुए हैं। देखो हम कभी भी किसी के पास जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी तबीयत खराब हो, ठीक है ना, अब सर में दर्द हो रहा है, तो जो सर का डॉक्टर होगा हम उसी को दिखाएंगे या जो टांग का डॉक्टर होगा उसको दिखाएंगे भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, बताओ, स्पेशलिस्ट को ही दिखाएंगे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह एसटीडी सॉल्यूशंस के अंदर जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। मुझे खुद सीए के अंदर पढ़ाते हुए कोई 6.5-7 साल हो गए, मैं इसको भी ऑलमोस्ट कोई 7 साल के करीब हो गया। बाकी सारे टीचर्स तो 15-15, 20-20 साल वाले हम ही हैं शायद जो लीज कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं। बाकी जैसे सर तारिक हैं या हमारे पास प्रोफेसर इम्तियाज़ मलिक हैं, ये तो भाई मेरे पैदा होने से पहले सीए पढ़ा रहे हैं, पता है आपको। मतलब ऑलमोस्ट कोई वो 34 ईयर्स 35 ईयर्स का सीए के टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मतलब हमें कोई बुक खोलनी होती है ना, भाई मैं भी 7 साल से एक बुक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं पेज नंबर थोड़ी याद रखता हूँ यार। मैं बोलता हूँ भाई ये चैप्टर खोल लो, बस खत्म हो गई, ये डेफिनेशन ये लिखी हुई है पढ़ लो। हाँ डेफिनेशन याद है, कॉन्सेप्ट याद है, बट पेज नंबर थोड़ी याद है भाई। उनको पेज नंबर तक याद है कि पेज नंबर 45 के ऊपर बेटा ये डेफिनेशन लिखी है, सेकेंड डेफिनेशन, तो बुक तो उनके दिमाग में छपी हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि हर एक टीचर जो है वो अपने पास एक्सपर्टीज रखता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो कहीं से भी चलता है फिर हाँ मैं तुम्हें पढ़ाना आता है चलो तुम आ जाओ, तुम पढ़ाना शुरू हो जाए यहाँ पे बैठ के, ठीक है ना। यही एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है एसटीडी सॉल्यूशंस का बाकी डिफरेंट इदारों से, ठीक है ना। ये कुछ हमारी क्लास एनवायरनमेंट है, ये कुछ बच्चे इस तरीके से बैठे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं,
ये रिसेंटली हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जब बच्चे पढ़ पढ़ के बोर हो जाते, ठीक है ना, तो हम उनको एक घुमाने फिराने ले गए थे, वो भी उन्हीं के पैसों से, हमने खुद नहीं पैसे दिए। ठीक है, नहीं सोचे यार आपने पैसे दिए होंगे, नहीं नहीं, उन्हीं के पैसों से ले गए थे। मैंने और मिस ने अपने अपने पैसे अलग अलग दिए थे, हमने बच्चों से नहीं लिया था भाई, ऐसा नहीं सोचना कि बच्चों के पैसों पर भी गए। तो बच्चों ने अपने पैसे दिए थे, सबने अपने अपने पैसे दिए थे भाई, ठीक है ना। एनीवे, तो भाई इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो मुझे बताओ, फिर मैं थोड़ी सी जॉब एडवर्टाइजमेंट आपको रिव्यू कराऊं कि मार्केट में एक्चुअली जो मैंने फेंकी है ये इतनी बड़ी बड़ी अभी मार्केट में वाकई ऐसा है भी या नहीं है। तो बोलो सर आप तो बस बैठे तो टोपी किराए से ले आ रहे हैं हमें। किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं। देखो पीआरसी कंप्लीट करने का पीरियड आइडियली पीरियड 4 महीने का है, ठीक है। 3 पेपर्स हैं, बेसिक लेवल पेपर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अब मार्च अटैम्प्ट या मई अटैम्प्ट के लिए हम अपनी पास ओरिएंटेशन कर रहे हैं, तो मई में अब कितना टाइम रह गया है, जनवरी का मिड हो चुका है, ठीक है ना, फरवरी मार्च अप्रैल मई के अंदर पेपर्स हैं आपके, तो ऑलमोस्ट कोई 3-3.5 महीना है, तो इजीली आपकी प्रिपरेशन इसके अंदर हो जाएगी। हाँ, अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई पीआरसी के पेपर्स में आधे पेपर्स चाहता हूँ कि मई के अंदर दूँ, ठीक है ना, मई के बाद जून में पेपर्स होंगे नहीं, आई कैप नहीं लेगा, फिर जुलाई में पेपर्स लेगा, तो मैं चाहता हूँ कि 2 पेपर्स में मई में दे दूँ, 1 पेपर में जुलाई में दूँ। वैसे ऐसा करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि बेसिक लेवल पेपर है, जब तक आप 3 पेपर नहीं दोगे तो आपको आपके पोटेंशियल का कैसे पता चलेगा कि भाई मैं 3 पेपर दे भी सकता हूँ, नहीं दे सकता, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप चाहें तो तीनों के 3 पेपर्स, मैं तो हर बच्चे को ये बोलता हूँ कि भाई एक साथ देंगे तो पता चलेगा ना कि हमारे अंदर पोटेंशियल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि पीआरसी में इससे पहले 5 पेपर होते थे भाई, बच्चा तब भी 5 पेपर देके एक ही दफा में 5 पेपर निकालता था ना, तो भाई वो भी तो सब इंसान के बच्चे को, जिनके बच्चे थोड़ी हैं हमारी तरह ही है, वो सब भी ऐसे ही है ना। तो हम भी 3 पेपर देंगे, 3 पेपर निकाल लेंगे आराम से। जुलाई में एडमिशन हो सकती है भाई, जुलाई तो बहुत दूर की बात है यार, अभी तो मार्च में देना चाहते हो तो शुड आई गो, भाई मार्च तो बड़ा करीब है, और जो बच्चा मार्च में पेपर देना चाहे तो फिर मैं उसको प्रेफर करूंगा कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले ले, लाइव क्लासेस पे नहीं जाए, क्योंकि लाइव क्लासेस अब जो शुरू होंगी वो मई बैच के लिए शुरू होंगी, मार्च बैच के लिए नहीं होंगी। तो किसी ने अगर मार्च में पेपर देना है तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकता है, रिकॉर्डेड क्लासेस लेकर तैयारी कर ले, लेकिन मार्च इज टू नियर, तो मैं वही बोलूँगा कि आप जो है वो मई अटैम्प्ट के लिए ही तैयारी करें। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के चक्कर में आधी अधूरी के साथ पेपर दें और फिर पेपर फेल हो जाए आपका। कामयाब होने का फार्मूला क्या है, ये देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इतनी देर तक सोच रहे थे अंकल उन्होंने, ये असल में ये इनके सवाल हैं ये। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, पढ़ाई का एक तरीक़ाकार है, इस बात को याद रखिएगा। हमने अब तक क्या किया है, हमने अब तक जिस भी बैकग्राउंड से हम आते हैं ना, तो उस बैकग्राउंड ने हमारा असल मायनों में मैं बोलूँगा कि बेड़ा गर्क करा है। क्यों? मैट्रिक किया, 9 मैट्रिक, तो 9 मैट्रिक में लोगों ने क्या किया, 5 ईयर से तैयारी करी, 10 ईयर से तैयारी करी भाई, इंपॉर्टेंट भी इसी से लगाए, है ना। टीचर कोचिंग जाते थे, वहाँ से गैस पेपर ले लिया, वहीं से पेपर दिया, पास हो गए, ठीक है। इसके अलावा जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर आए तब भी यही किया, कोचिंग जाते थे, वहाँ से गैस पेपर मिला, इंपॉर्टेंट याद करें, इंपॉर्टेंट याद करके दिया है, पेपर भी पास हो गया, 80% लेके आए, घर वाले भी कुछ, हम भी कुछ, बच्चा सोच रहे हैं यार बड़ा पढ़ने वाला है, माँ बाप, ऐसा नहीं है। सीए के अंदर क्या होता है कि हर एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक बात को जहन में रखिएगा कि सेलेक्टिव स्टडी आप ना करें। आईकेप में जो बच्चा फेल होता है वो किस वजह से फेल होता है कि उसको इंपॉर्टेंट याद करने की आदत है, कि कुछ मुझे इंपॉर्टेंट मिल जाए बस मैं वो करके निकल जाऊं। याद रखिएगा, आईकेप जो है वो उसके नज़दीक हर एक एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स का अगर उसने एक चैप्टर दिया है तो वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट जरूर होते हैं भाई, इसकी वेटेज ज़्यादा है, इसकी वेटेज कम है। कम होने का ये मतलब नहीं है कि वो पेपर में आएगा ही नहीं, हो सकता है आपकी बारी में ज़्यादा आ जाए, फिर क्या कर लोगे, ठीक है ना। या ये डेफिनेशन आप छोड़कर जा रहे हो कि मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं होता कि समझ नहीं आ रहा, अपने टीचर से कंसल्ट तो करो कि भाई ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे दोबारा बता दो, ठीक है ना। तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो कहने का मकसद ये बेटा, सीए करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है बस। क्या है वो? रेगुलर क्लासेस आप अपनी लो। क्लासेस की छुट्टी तो नहीं करो ना यार। मिसाल के तौर के ऊपर
आप स्कूल जाते थे ना, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक स्कूल पढ़ते थे ना, ठीक है ना। कॉलेज भी जाते थे ना, सुबह पढ़ते थे ना भाई, हैं 4-4 6-6 घंटे बैक टू बैक। स्कूल में क्या होता था कि बैक टू बैक 4 यूनिट, फिर ब्रेक, फिर बैक टू बैक 4 यूनिट, ऐसा होता था नहीं होता था? यहाँ तो फिर 2 क्लासेस होंगी, 3 क्लासेस होंगी, बस एक 1-1.5 घंटे की 2 क्लासेस होंगी, 3 घंटे पढ़ लिया बस यहाँ आकर, और कुछ नहीं किया। फिर क्या होगा कि जब यहाँ से क्लास लेने के बाद जब तुम घर चले जाओगे ना, तो घर जाने के बाद आपने सेल्फ स्टडी करनी है। ये सेल्फ स्टडी एक ऐसा कंपोनेंट है जो सीए के अंदर आपके पेपर्स पास कराते हैं। साजिद बता रहा हूं बेटा, तो देखो याद रखना, जिस बच्चे को घर जाकर पढ़ने की आदत नहीं है, अच्छा घर जाके भी कितना पढ़ना है भाई, 3 घंटे क्लास ली ना, 2 घंटे घर जाके पढ़ लो, बहुत है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें कुछ समझ आनी शुरू हो जाएगी कि हाँ भाई, जो होमवर्क मुझे मिल रहा है वो मैं 2 घंटे में कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा है भाई, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा लेना या थोड़ा कम लगा लेना। भाई मिसाल के तौर पर मैंने 50 सवाल दिए, अब मैंने दिया 10 दिन का टाइम, अब रोजाना कितने सवाल करने, 5 ही करने। अब 5 बहुत से बच्चों को लगते हैं 2 घंटे करने में, बहुत से बच्चों को लगेगा आधा घंटा करने में, तो आधा घंटा वाला अपने हिसाब से टाइम मॉडिफाई करेगा, 5 घंटे वाला अपने हिसाब से टाइम मॉडिफाई करेगा। लेकिन रोजाना पढ़ने की अगर आदत नहीं है तो फिर सीए में मत आना, मैं पहले दिन बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगर आप रोज पढ़ सकते हैं घर जाकर, क्लास लेने के बाद नहीं, क्लास तो लेनी है रोज, ठीक है ना, लेकिन अगर घर जाके रोज पढ़ सकते हैं तो फिर आप सीए के अंदर लाजमी कदम रखें। बस इसके अलावा अपने टीचर की बात को फॉलो करें। देखो एक बात को मैं हमेशा बोलता हूँ कि छोटा बच्चा होता है ना, जब उसको हम चलना सिखाते हैं तो हाथ पकड़वा के चलवाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चलना शुरू कर देता है, क्योंकि समझदार हो जाता है कि अब मैंने किस तरीके से अपना कदम उठाना है, किस तरीके से स्टेबल होना है, किस तरीके से अपना बैलेंस बनाना है। तो इसी तरीके जब आप सीए के अंदर आओगे ना, तो अभी आप छोटे बच्चे हो, आपने मेरा, मैं जैनब को, बाकी सारे टीचर्स का हाथ पकड़ पकड़ के चलना है। लेकिन जैसे ही आप सर्वाइव हो जाओगे, हाँ पता चल गया भाई किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, तो वो उसका सब्जेक्ट टीचर ही आपको बताएगा ना कि नहीं भाई टेक्स्ट ऐसे पढ़ना है, देखो इकोनॉमिक्स ऐसे पढ़ना है, अकाउंट क्यूएम की प्रैक्टिस ऐसे करनी है, अकाउंटिंग की प्रैक्टिस ऐसे करनी है। तो हर सब्जेक्ट की गाइडेंस को आप अपने पास फॉलो करते रहो, इंशाल्लाह पेपर पास होते रहेंगे आपके। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए, एक भी पेपर फेल नहीं हुआ उनका, क्यों? टीचर की बात को फॉलो कर रहे थे। अच्छा इसमें एक ग्लिच ये भी आता है बहुत सारे, क्योंकि भाई 5.5 साल का अरसा है, अप एंड डाउन्स तो होते रहेंगे, ठीक है ना, कभी तबीयत खराब है, कभी तबीयत सही है, तो मसले मसाइल तो आते रहेंगे। तो अगर उन मसले मसाइल में मिसाल के तौर पे 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई और आप क्लासेस नहीं ले पाए, पेंडिंग काम बहुत ज़्यादा हो गया, तो 1 हफ्ते बाद जब आपको ये होश आए कि हाँ यार मुझे पेपर भी देने हैं और मेरी पढ़ाई का लॉस हो रहा है, तो कम से कम अपने टीचर से तो लाजमी जाके कंसल्ट कर लें कि भाई यार 1 हफ्ते का लॉस हो गया, बताएं क्या करूं, बजाय इसके कि अपनी तरफ से चलाए, क्योंकि आपको तो पता नहीं ना क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। तो बजाय इसके कि अपनी तरफ से चलाए, तो आप अपने टीचर से लाजमी कंसल्ट कर लेंगे, भाई 1 हफ्ते का लॉस हो गया, अब बताएंगे मैं इसको कवर कैसे करूं, अब क्या स्ट्रेटेजी मेरी होनी चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में? तो बस ये कामयाब होने का फॉर्मूला है कि आप रोजाना प्रैक्टिस करें और रोजाना घर जाके पढ़ें। फी स्ट्रक्चर क्या है, ऑनलाइन क्लासेस का क्या है, और डिस्काउंट या स्कॉलरशिप होती है आप लोगों की तरफ से? बिल्कुल होती है भाई, डिस्काउंट और स्कॉलरशिप होती है, और फी स्ट्रक्चर ही बिल्कुल होता है भाई, पैसे लेते हैं हम लोग। और ARTT और STT में डिफरेंस क्या है भाई? ये नाम का डिफरेंस है, नहीं मैं बता देता हूँ। बेसिकली ARTT जो है वो 2 बंदों का होता था, ठीक है ना। AR स्टैंड फॉर अहमद रजा और TT स्टैंड फॉर तारिक तुनियो, ठीक है ना। लेकिन चूंकि बस नहीं बनी बात तो स्प्लिट हो गया, ठीक है। जब बन रही थी तो चल रहे थे साथ, जब नहीं बनी तो स्प्लिट हो गया। जब स्प्लिट हो गया तो ARTT अलग ही रहा, STT अलग हो गया, ठीक है ना। डिफरेंस एक ये भी कह सकते हैं आप कि वो सारे टीचर्स जो ARTT में पढ़ाते थे पिछले 10 साल से 12 साल से, जैसे मैंने पिछले 6 साल ARTT में पढ़ाया, मैं जैनब ने पिछले 6 साल 6.5 साल ARTT में पढ़ाया, अब हम ARTT में नहीं पढ़ाते, अब हम STT के अंदर पढ़ाते, वहाँ कोई और लोग पढ़ाते हैं भाई, ये है डिफरेंस। और किसी का कोई सवाल भाई? साजिद दोबारा बताएं क्या सवाल था आपका? फी स्ट्रक्चर बता दें या वो फी स्ट्रक्चर वाली इसमें थी ना फाइल ना, ये क्या है?
खैर एनीवेज मैं ऐसे ही बता देता हूँ, अगर आपका पेपर फेल हो जाए पीआरसी में तो क्या हुआ, कोई मसला नहीं, 2 महीने बाद दोबारा पेपर होंगे, फिर दे देना, उसमें कोई मसला थोड़ी होता है। अब देखो फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, जैसे आपका पीआरसी है तो पीआरसी के अंदर 3 पेपर्स हैं, तो 20,000 पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपने जो है वो फीस देनी है, और 3 पेपर्स हैं तो 60,000 रुपये ये आपकी फ़ीस है, और 10,000 रुपीज़ आपकी एडमिशन फीस है, तो टोटल 70,000 रुपीज़ का आपका पीआरसी का पैकेज होता है, जो कि आप 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे कर सकते हैं। पीआरसी के पेपर्स बेटा हर 2 महीने बाद होते हैं, हर 1 महीने बाद आप कह सकते हो दूसरे महीने पेपर होते हैं, टोटल 6 दफ़ा पेपर होंगे साल में, लेकिन आपने एक ही दफ़ा पेपर देके निकाल लेना है। एग्ज़ाम जो है ना पीआरसी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड है, एमसीक्यूज बेस्ड है, आपने जाना है सिर्फ कंप्यूटर पर जाके बैठ जाना है और आपको एमसीक्यूज आते रहेंगे, छोटा सा नोट पैड वगैरह आपको मिल जाएगा, वहाँ सॉल्व करते रहो, एमसीक्यूज मार्क करते रहो। तो पीआरसी के जो पेपर्स हैं वो जो है एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, और इसके अलावा जो कैफ के पेपर्स हैं वो रिटर्न होते हैं। हैंड्स ऑन कोर्सेज इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा से करवाना शुरू कर देंगे हम। तो मैं पीआरसी करना है, हैंड्स ऑन कोर्स करना है। हर दफ़ा ओरिएंटेशन में एक ना एक बच्चा ज़रूर ऐसा आता है, कैसा सीखने बैठा पीआरसी के बारे में पूछता है यार C56 का पेपर मॉडिफाई होगा या नहीं होगा, ओपन बुक होगा, भाई C56 से क्या ताल्लुक है तुम्हारा। लोग आते तंग करने, हम बैठे ही इसी लेंगे, लोग आए सलाम करें, सलाम साहब थोड़ी देर बाद मेडिकल से हूँ गाइड करने। भाई मेडिकल वालों का सिनेरियो ये है कि आजकल सीए के अंदर जो है वो हाँ मैं ये बोलूँगा कि 40% 45% आवाम जो है ना वो मेडिकल की है, ठीक है ना। यार ये बड़ा, हाँ मैं फाइनलिस्ट हूँ, इसके अलावा मैं एमफिल भी कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं। एक हमारे पास आईएफआरएस होता है, अब आईएफआरएस नहीं पता होगा, देखो अकाउंटिंग जो है ना हम किसी रूल्स के हिसाब से करते हैं, ठीक है ना, तो जिसमें आईएएस भी आते हैं, आईएफआरएस भी आते हैं, उसकी सर्टिफिकेशन भी मेरे पास है। इसके अलावा टैक्सेशन की सर्टिफिकेशन भी मेरे पास, और एक डिटेल हिस्ट्री है, बताऊँगा आराम से, 1 आध घंटा वरना इसी में निकल जाएगा। आर्टिकलशिप के पेपर नहीं होते, ड्यूरेशन होती है, 3.5 साल आपने आर्टिकलशिप गुजारने ही गुजारने, इसके साथ साथ जो सीए फाइनल्स के पेपर हैं साथ वो आपने देने। तो 3.5 साल के अंदर होता ये है कि आप स्टार्टिंग का 1 साल के अंदर आप जो है वो पेपर्स नहीं देते आईकेप को, 1 साल तक सिर्फ आपने आर्टिकल्स ही करनी है। 1 साल के बाद आप आर्टिकल्स के आप पेपर्स के फेज के लिए ओपन हो जाते हैं, तो फिर आपने बाकी के रिमेनिंग पेपर्स देने साथ, वो भी 6-6 महीने, कैफ के टाइम भी 6-6 महीने होती है, सिर्फ पीआरसी के अंदर हर 2-2 महीने बाद होती है, ठीक है ना। लेकिन कैफ की टाइम भी 6-6 महीने बाद होती है, और क्या कहते हैं सीए फाइनल की टाइम भी 6-6 महीने बाद ही होती है, साल में 2 ही पेपर्स हैं। क्लासेस कब से हैं और हम एडमिशन कब से, भाई एडमिशन तो करवा लीजिए। आज क्या दिन है भाई, आज ट्यूसडे वेडनेसडे ट्यूसडे, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। मंडे से पहले पहले अपने एडमिशन्स कंफर्म करवा लीजिए। 1 वीक तक डेमो क्लासेस आपकी रहेंगी, ठीक है ना, 3 to 4 क्लासेस। भाई फीस स्ट्रक्चर का मैंने बता दो दिया प्यारे बच्चे के पीआरसी का पैकेज आपका 70,000 का है। इसके अलावा स्कॉलरशिप वगैरह भी है यार, स्कॉलरशिप वगैरह इनको बच्चों को आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैसेज आप कर दें, आपके पास नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा ना इसके ऊपर, ठीक है। तो आप मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में जो है वो बता दी जाएगा, एडमिन आपको गाइड कर देगा, ठीक है ना। मिनिमम 25% आपकी स्कॉलरशिप है, मेरे ख्याल में शायद 75% आपकी अगर परसेंटेज होती है, 75 अबव से स्कॉलरशिप आपकी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। सर मैं अभी 2nd ईयर में हूँ बीबीए, तो क्या मैं इंटर की बेस के, भाई बिल्कुल ले लो इंटर की बेस के ऊपर एडमिशन, वो भी साथ साथ करते रहो, ये भी साथ साथ करते रहो। और किसी का कोई सवाल? बिल्कुल, जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वर्क डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है ना। जितना ज़्यादा टाइम आप लेते रहेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम लगता रहेगा, दूसरे ज़्यादा जल्दी सिक्योर कर लेंगे पोजीशंस, आपको कम, आप देर में सिक्योर करेंगे पोजीशंस।
मैक्सिमम पीरियड तो हर लेवल वाइज डिफरेंट है कि कैफ के अंदर, अब जैसे कैफ आपने करना है जो सेकंड लेवल है आपकी, वो 48 मंथ्स है आपके पास कैफ क्लियर करने के, लेकिन 48 मंथ्स मतलब 4 साल का मैंने सोचना ही क्यों है, पूरा साल 5 साल के अंदर तो सीए हो रहा है मेरा। तो मैक्सिमम टाइम को नहीं, हम तो बोलते हैं कि भाई मिनिमम टाइम को आप मार्क लगाएं अपना, ताकि मिनिमम टाइम में आप करके निकल जाए। मैक्सिमम टाइम का तो वो बंदा सोचे जिसको ये यकीन हो कि भाई मेरे से पेपर पास नहीं होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि हाँ यार 4 साल भी है, 5 साल भी है, या 6 साल भी है। पीआरसी के 3 पेपर्स होते हैं बेटा। सर अगर हम मई बैच में एडमिशन नहीं लिया पा रहे तो सर जुलाई के बैच हैं। भाई जुलाई का एडमिशन तो देर में होगा, अभी तो जुलाई का मैं कैसे बता सकता हूँ, अभी तो फिलहाल मई में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं। ऑनलाइन अच्छी है या फिजिकल? देखो ऑनलाइन आप तब ले जब कराची से बाहर हो, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो बहुत सारे बच्चे इंटीरियर सिंध के हमारे बच्चे जो कि बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है ना, वो हॉस्टल लेके यहाँ रहते हैं, क्यों? ताकि फिजिकल क्लासेस लें। तो फिजिकल क्लासेस सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है ना। लेकिन बाय एनी चांस अगर आप फिजिकल क्लासेस नहीं ले पा रहे तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले लें। 77% है तो इसका मतलब 25% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी बेटा। एग्जेम्पशन का क्राइटेरिया ये है कि आप, डिपेंड करता है कि आपने किया हुआ क्या है, ठीक है ना, इंटरमीडिएट किस में किया है, ठीक है। तो वो हर बच्चे का अलग अलग होता है, तो मैं आपको सेपरेटली गाइड कर दूंगा कि आपने किस किस पेपर में आपकी एग्जामेशन आएगी, ठीक है ना। उसका भी एक क्राइटेरिया है कि वो 75% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, 70% आपका सब्जेक्ट के मार्क्स होना चाहिए, वो आपको डिटेल में बता दूंगा मैं। सीए के साथ कुछ नहीं करें, सिर्फ सीए करें, सिर्फ सीए करें। पहले सीए कर लें, फिर बाकी सब जगह हाथ पांव डालें, फंसाएं कि अब ये भी कर लेता हूँ अभी। देखो सीए करने के बाद पता है क्या होता है, बहुत सारी क्वालिफिकेशन हैं जो बहुत करीब करीब हैं। जैसे एक है ICAW, इंग्लैंड एंड वेल्स का सीए, 2 या 3 पेपर देने हैं, वो भी आपने कर लेना है। ACC है आपका, 2 पेपर 3 पेपर देने हैं, वो भी आपने कर लेना है, ठीक है। तो बाकी सारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ना फिर दूर नहीं है, एक एक 2 पेपर दूर हैं, तो वो सारे एड ऑन करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले बात ये आती है कि सीए करना है, ठीक है ना। हाँ साइड बाय साइड आप बीकॉम में एडमिशन ले लें, तब लें जब आपको ये पता चल जाए कि हाँ मैं कितने घंटे पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, कि मेरे सीए की पेपर्स पास होते रहे। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सीए करना है, बीकॉम या बीबीए करना नहीं है। हाँ करें, लेकिन तब करें जब आपको अपना पता चल जाए कि हाँ भाई अब मैं इस ट्रैक पर चल चुका हूँ, इतने घंटे पढ़ूंगा रोज, तुम अपना जो है वो सीए पास कर लूंगा। स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पे मिलेगी या सेकेंड ईयर के रिजल्ट पे मिलेगी? भाई सेकेंड ईयर के रिजल्ट पे मिलेगी स्कॉलरशिप, तो फर्स्ट ईयर के बेसिस पे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सेकेंड ईयर का रिजल्ट पेंडिंग हो, मिसाल के तो वैसे पेंडिंग तो है नहीं, सबका रिजल्ट आ चुका है, अगर सेकेंड ईयर का रिजल्ट पेंडिंग है भी तो 50% फीस सबमिट करा के आप क्लासेस लेना शुरू कर दो, और बाकी जब रिजल्ट आ जाए तो वो शो करके बाकी की स्कॉलरशिप ले लो। या 84% को मेरे ख्याल में शायद 30% होगी, ऐसी कुछ है, या 85 पे 30% है, ऐसी कुछ है साजिद। आप मैसेज कर देना इस नंबर के ऊपर तो आपको बता देंगे। STD स्टैंड्स फॉर, भाई STD की फुल फॉर्म है सर तारिक तुनियो, ठीक है। हमारे जो ओनर है सर तारिक, ये उनके नाम पर है। और कोई सवाल? आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है भाई? 70% है मेडिकल में, भाई 70% वालों को कुछ नहीं है, 75 से स्कॉलरशिप स्टार्ट होगी, 70% वालों को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। हाँ कोई बच्चा ऐसा है जो कि 60% से कम है, मिनिमम क्राइटेरिया सीए का जो है वो 60% है, तो ऐसा बच्चा जिसकी 60% से भी बिलो है परसेंटेज, ऐसा कोई है? अभी कौन सी क्लास चल रही है? अभी ओरिएंटेशन क्लास चल रही है। फिर कैसे कैसे सवाल करते हैं, अभी कौन सी क्लास? अभी ओरिएंटेशन क्लास चल रही है, डेमो क्लास, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ डेमो क्लासेस मंडे से शुरू होंगी, आप 1 हफ्ते तक डेमो क्लासेस ले सकते हैं। डेमो क्लासेस का मतलब होता है आप फ्री में क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का लिंक आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा। कौन शेयर करेगा? एडमिन वाले शेयर करेंगे, एडमिन का नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा 1 हफ्ते बाद आपको डेमो क्लासेस नहीं होंगी, पेड क्लासेस होंगी, तो वो किसको मिलेंगी? जो फीस पे करेगा। फीस कैसे पे करनी है? फीस कैश में ही पे कर सकते हैं,
बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक अकाउंट का कैसे पता चलेगा? ये मैसेज कर दिएगा इस नंबर के ऊपर तो पता चल जाएगा। हाँ यार, ये ऐसी बातें नहीं करें ना यार, ऐसी बातें नहीं करें। नहीं, बीच में मेरी शादी भी हो गई थी ना, अब आप लोगों की तो नहीं होगी ना। मोटिवेशन? ये कैसी मोटिवेशन? ये तो डीमोटिवेशन है भाई के। अब डाइवर्ट हो गया ना मेरा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम लोग नहीं करना, पहले क्वालिफाई हो जाए ना फिर करना। मैंने गलती कर दी, देखो अब लटका हुआ अभी तक। अब भाई अगर ये देख लेंगे तो फिर मसला होगा ना यार। क्लास के बाद बता दूंगा मैं कब से लटके। पीआरसी की क्लासेस कब से होंगी? पेड क्लासेस भाई, पेड क्लासेस मंडे से होंगी। पेड और अनपेड दोनों मंडे से होंगी। और कोई सवाल? चलो अब मैं ज़ैनब को बुलाता हूँ ताकि मैं ज़ैनब अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, सब्जेक्ट के बारे में दे दें, ताकि आप थोड़े सवाल में ज़ैनब से ही पूछ लें। ठीक है, चलो अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दें आवाज़ आ रही है? वैसे तो जब से आवाज़ आ ही रही थी। ठीक है। अच्छा जी, तो थोड़ा सा बस मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। मैं आप लोगों को PRC 3 बिज़नेस एंड इकोनॉमिक इंसाइट का सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। और ये क्लोज कहाँ से हो जाएगा? चलें खैर, वर्बली बता देती हूँ, इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, तो मैं हमेशा से ये बात करती हूँ और सर ने भी ये बात करी कि भाई STT में जितने भी टीचर्स हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं और उनको एक्सपीरियंस, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट को ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो जिससे पढ़ रहा है उसकी क्या एक्सपीरियंस है, उसकी क्या एजुकेशन है। तो उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो मैंने मास्टर्स किया था 2018 में इकोनॉमिक्स के अंदर, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 2 टाइम जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो मुझे मिला, यानी फ़र्स्ट पोजीशन रही मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर, ग्रेजुएशन में भी और मास्टर्स में भी। और इस साल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी MPhil भी जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर कंप्लीट हो गया है। IUBM से मैंने MPhil किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह MPhil भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो ये तो क्वालिफ़िकेशन है। एक्सपीरियंस के हवाले से बात करी जाए तो मेजर एक्सपीरियंस तो मेरा CA इंडस्ट्री के अंदर ही है। मैं 2019 से जो है वो CA फील्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, और जब से पढ़ा रही हूँ, जब ये सब्जेक्ट जो है वो PRC में नहीं हुआ करता था, CAF में हुआ करता था, तो उस वक्त से जो है वो मैं इकोनॉमिक्स को जो है वो पढ़ा रही हूँ। तो अच्छा खासा एक टाइम हो गया है। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी में भी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा चुकी हूँ, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ का भी एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब ज़्यादा तो हम इस पे बात करेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है अपनी फ़र्स्ट जो हमारी डेमो क्लास होगी। थोड़ा बहुत बस मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे एक पूछ रहा है कि बिज़नेस एंड इकोनॉमिक इंसाइट्स का पेपर एक ही होगा। जी बिल्कुल एक ही होगा। बेसिकली ये पहले 2 सेपरेट पेपर हुआ करते थे, एक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और एक दूसरा था इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। अब जो न्यू स्कीम आई उसके तहत जो है वो इन दोनों पेपर्स को मर्ज कर दिया गया है। अब इसकी 2 बुक्स हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ठीक है, वॉल्यूम 1 जो है वो बिज़नेस के ऊपर है, उसके 8 चैप्टर्स हैं जो हमने कवर करने हैं, और जो वॉल्यूम 2 है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस कर रहा है, उसमें 12 चैप्टर्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। ICAP जो है वो पूरी ICAP की तरफ से हर सब्जेक्ट की बुक है जो हमें फॉलो करनी होती है, जैसे ठीक है ना। पेपर बता दिया गया है आपको कि बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, MCQs बेस्ड है। 50 MCQs आपके पास आएंगे। अपने PRC 3 के अंदर स्पेशली बता दूं कि 25 MCQs बिजनेस के पोर्शन से आएंगे, 25 इकोनॉमिक्स के पोर्शन से आएंगे। तो इसका मर्ज ही पेपर होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स को मैं बस थोड़ा सा ज़रा बता दूं कि बिज़नेस और इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि CA के अंदर क्यों पढ़ाया जाता है। तो CA लेवल पर जब आप क्वालिफाई करेंगे, आगे जाएंगे जॉब मार्केट में, तो इंशाल्लाह आप CFO लेवल पर भी जाएंगे। तो जब CFO लेवल पर हम जाते हैं तो फिर हमारा जो काम है वो रिकॉर्ड कीपिंग तक महदूद नहीं हो जाता कि हमें बस रिकॉर्ड करना है, हिसाब किताब करना है। हम अकाउंटेंट नहीं रहते, हम एडवाइजरी सर्विस देना शुरू कर देते हैं। और एडवाइजरी सर्विस के लिए हम बहुत सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले एडवाइस करने के लिए डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। अच्छा, डिसीजन मेकिंग पावर किसे कहते हैं? डिसीजन मेकिंग पावर के लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी लिमिटेशंस पता हो, कंस्ट्रेंट पता हो,
और फिर गोल्स पता हों, यानी इस कंस्ट्रेंट में रहते हुए मैंने गोल अचीव करना है, ठीक है ना। ये इकोनॉमिक्स जो है सबसे पहली चीज़ आपको डिसीजन मेकिंग पावर देती है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान सी एग्जांपल दूं, मुश्किल बात नहीं करेंगे, कि भाई हमारे पास 24 आवर्स हैं, ठीक है ना, दिन में 24 घंटे हैं। अब इस 24 घंटे में रहते हुए हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, तो हम इन 24 घंटों में रहते हुए किस तरह से अपने कामों को जो है वो करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्टिव काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सके। जैसे कि अभी सर सलान ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करवाया आपके डिसीजन मेकिंग के लिए कि सीए में आने का जो डिसीजन है वो फ़ायदेमंद है या नहीं है, तो उन्होंने एक आपको कॉस्ट बताई और फिर उसका बेनिफिट बताया, रिटर्न बताया, उसका एनालिसिस करवाया कि भाई डिसीजन मेकिंग जो है वो ऐसी ही होती है कि आप कॉस्ट और बेनिफिट दोनों को देखते हुए डिसीजन ले रहे होते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है वो आपको एक बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर देती है। इंशाल्लाह जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इकोनॉमी के हवाले से सब्जेक्ट है, इकोनॉमी को सीखेंगे, इकोनॉमी किस तरह से चलती है, इंशाल्लाह इसकी डिटेल तो फर्स्ट क्लास में ही उस पर बात करेंगे। पासिंग रेशो क्या होगा, 50% जो है वो आपको सिक्योर करने हैं, इधर आप ओवरऑल बात करें, ठीक है, या बिजनेस पोर्शन की बात करें, इकोनॉमिक्स पोर्शन की बात करें, आपने 50% मार्क्स जो है वो सिक्योर करना है, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? इकोनॉमिक्स का पोर्शन कम्प्लीटली मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी और बिज़नेस भी जो है वो मेजर पार्ट बिज़नेस का भी मैं ही पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है जी। तो थैंक यू। इसको अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर इसको ओरिएंटेशन सेशन को यहाँ एंड करते हैं। इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा कि फ़िज़िकल क्लासेस लें। हर दफ़ा हम ये बात करते हैं, स्टूडेंट्स स्टार्ट में फ़िज़िकल आ रहे होते हैं, उसके बाद ऑनलाइन शिफ्ट हो जाते हैं और फिर ऑनलाइन से रिकॉर्डेड पे शिफ्ट हो जाते हैं और फिर मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जितना भी पॉसिबिलिटी हो फ़िज़िकल आके कैंपस में क्लास लें, अदरवाइज़ लाइव क्लास लें। रिकॉर्डेड सेशन जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा पोर्टल पे वो जस्ट आपकी फैसिलिटी के लिए, उसको बहुत मुश्किल टाइम के लिए संभाल के रखें कि अगर कोई ऐसा दिन आ गया जिसमें आप लाइव भी नहीं ले सकते तो फिर रिकॉर्डेड सेशन पे जाएंगे। अदरवाइज़ आपने रिकॉर्डेड सेशन को भूल जाना है, आपने बस यही सोचना है कि फ़िज़िकल है या लाइव है, ठीक है, क्योंकि जब आप रिकॉर्डेड सेशन पे जाते हैं तो फिर क्या होता है, चीज़ें जमा होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। आज चलो आज नहीं देख सके कल देख लेंगे, कल नहीं देख सके परसों देख लेंगे, तो फिर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो काम आसान होगा जी। बिल्कुल, तीनों पेपर्स MCQs बेस्ड हैं, कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चलिए मैं ख्याल में गौर इसको, और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का तो एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मंडे को जो है वो हमारी फ़र्स्ट डेमो क्लास होगी जिसको आप सब अटेंड कर सकते हैं। तो फिर मंडे को मुलाकात करते हैं क्लास में, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।